आज शशांक अस्पताल में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे थे। मालती उनकी पत्नी उस छोटे से कस्बे के एकमात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। वहीं अतुल, उनका 12 वर्षीय पुत्र, आंखों में आंसू भरे बेबसा अपनी मां के सर पर हाथ फेर रहा था। शशांक आंखों के सामने आज सुबह का दृश्य घूम रहा था। गांव के छोटे से घर में कितना प्यारा परिवार था उनका। प्यारी सी पत्नी और चंचल सा बेटा बहुत खुश थे अपने छोटे से संसार में। छोटी सी दुकान थी और सीमित आय, लेकिन कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। थोड़ी ज़मीन भी थी जो किराए पर दी हुई थी। बेटा गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। बहुत होशियार और हमेशा अव्वल आने वाले बेटे पर उन्हें बड़ा नाज था। आज सुबह जब वे दुकान के लिए निकलने लगे तो मालती उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। बारिश की वजह से घर के सामने थोड़ी फिसलन थी। मालती ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया और खुद अंदर जाने के लिए मुड़ी। शशांक की आंखों के सामने ही उसका पैर फिसला और वो सीधे आंगन में गिरी। एकदम से भागकर जितनी देर में शशांक उसे उठाने की कोशिश करते, उतनी ही देर में मालती का सर से निकले खून से आंगन लाल हो चुका था। आवाज़ सुनकर अतुल भागता हुआ आया और माँ की हालत देख बहुत घबरा गया। शशांक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्पताल करीब 50 किलोमीटर दूर कस्बे में था। किसी तरह गांव के एकमात्र ट्रैक्टर में लिटा के हॉस्पिटल लाया गया। तब तक मालती की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने देख के ही जवाब दे दिया था, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और मरीज को लाने में देरी के चलते कुछ कर पाना मुश्किल था। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते, काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मालती को मैं जल्दी ला पाता। काश मेरे घर के आगे पक्की सड़क होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। शशांक बार बार खुद को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए शायद पर्याप्त सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई। वहीं अतुल अपनी गीली आंखों से देख रहा था कि डॉक्टर किस तरह उसकी मां को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि काश हॉस्पिटल उसके गाँव में होता। 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मालती ने हार मान ली और हमेशा के लिए आंख मूंद ली। शशांक और अतुल एक दूसरे का हाथ थाम के रोते रहे। अतुल तो माँ के इस तरह चले जाने से पागल सा हो गया। उससे तो ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, हृदय की कम नहीं हो पा रही थी। वहीं शशांक भी पत्नी के गम में अंदर तक टूट गया था। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को तसल्ली दे देकर संभाल रहे थे। कुछ दिनों तक दोनों दुख में डूबे रहे और फिर एक दिन आक्रोश में आकर शशांक ने एक फैसला लिया। अपनी दुकान और ज़मीन बेचकर जब शशांक ने गांव से बाहर कदम रखने का गांव छोड़कर जाते हुए उन्होंने मालती से एक वादा किया, मालती, जिस अभाव की वजह से मुझे तुम्हें खोना पड़ा, मैं वादा करता हूँ कि वो अभाव मैं अपने बेटे को नहीं होने दूंगा। मैं सब छोड़कर शहर चला जाऊँगा और सारी सुख सुविधा तुम्हारे बेटे के लिए उपलब्ध कराऊंगा। अब कभी मैं गांव वापस नहीं आऊँगा। उन्हें नहीं पता था कि उनका हाथ थामे उनका बेटा भी अपनी माँ से एक वादा कर रहा था, माँ, जिस तरह तुम्हें इलाज के अभाव में मुझे खोना पड़ा, मैं कोशिश करूँगा कि औरों को ये दिन ना देखना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं गाँव में इलाज उपलब्ध कराऊँगा। मैं वापस लौटकर फिर गाँव जरूर आऊँगा। अपने वादे के साथ दोनों पिता पुत्र जीवन के सफ़र पर निकल पड़े। जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए शशांक अतुल को लेकर दिल्ली चला आया। एक कमरा किराए पर लेके छोटी सी गृहस्थी दोबारा बसाई। जो थोड़े पैसे थे उससे कपड़ों का एक छोटा व्यापार शुरू किया। शशांक की मेहनत और बुद्धि के बल से वो या भाग्यलक्ष्मी की कृपा से 2-3 वर्षों में ही व्यापार फलने फूलने लगा। एक कमरे के मकान से एक किराए का फ्लैट में उनकी गृहस्थी पहुंची। अतुल का एक सरकारी स्कूल से दिल्ली के बड़े स्कूल में दाखिला हो गया। पढ़ने में तो वो पहले ही मेधावी था, अब उसे और संवारने का मौका मिला। शशांक ने पैसे कमाने की धुन में रात दिन एक करना शुरू कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में शशांक के व्यापार का प्रसार बढ़ता गया और अतुल शिक्षा के नए आयाम छूता गया। लेकिन दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। कई दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। शहर में एक बड़ी कोठी जिसमें अनेकों कमरे, कई नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, कुछ नहीं था तो वो पुराना प्यारा सा समय, वो अपनापन और वो साथ। 14 वर्ष गुजर चुके थे। आज अतुल एक डॉक्टर बन चुका था।
एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। शशांक आज बहुत खुश थे। बहुत गर्व था उन्हें अतुल पर। आज शाम अतुल को एक खास तोहफा देने वाले थे। दिल्ली के एक बड़े इलाके में उन्होंने नर्सिंग होम बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी थी। अतुल जब घर पहुंचा तो इतने दिनों बाद पिता को घर में इंतज़ार करते देख उसकी आंखों में नमी आ गई। शशांक ने जब उसे गले से लगाया तो दोनों के आंसू रुक न सके। बड़े दिनों बाद पिता पुत्र ने साथ खाना खाया। उसके बाद शशांक ने कहा, अतुल बेटे, तुमने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, कहकर उन्होंने नर्सिंग होम का नक्शा मेज पर फैला दिया। देखो, मैंने ये बनवाया है। तुम्हें इसमें जो भी कुछ बदलना है बता दो। पापा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। दिल्ली में नहीं, फिर क्या तुम विदेश जाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं पापा, मैं विदेश नहीं, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। गांव? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मृदुभाषी शशांक उत्तेजित हो उठे। गांव में क्यों जाओगे? वहाँ क्या है? गांव ने हमें दिया ही क्या है? दुख के सिवा गांव ने क्या दिया है ये मैं नहीं जानता, पर मैं ज़रूर वहाँ कुछ देना चाहता हूँ। केवल वहीं नहीं, उसके आसपास के इलाके में भी। मैंने एक संस्था से बात की है, वही मुझे मदद करेंगे। अतुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार भी उसी दुख और कष्ट से गुजरे। मैं इतने सालों से यहीं लक्ष्य लेके रात दिन एक कर रहा हूँ। पापा, मेरा लक्ष्य कुछ और है और उसमें किसी परिवार के लिए कोई जगह नहीं। गुस्से में लगभग चीखते हुए शशांक ने कहा, तुम्हें कुछ अंदेशा भी है? तुम क्या कह रहे हो? परिवार के लिए जगह नहीं मतलब? यही कि मैं अपना जीवन अपने लक्ष्य के साथ बिताना चाहता हूँ। शादी करके खुद को बांधना नहीं चाहता, इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अतुल, पहले ही तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो, ऊपर से ये बचकानी जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं पापा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं इस बेतुकी जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ, कहकर अतुल अपने कमरे की ओर चल दिया। शशांक जैसे सभी कुछ हार कर सोफे पर गिर पड़े। जिंदगी के सफ़र में दोनों बाप बेटे के रास्ते अब अलग हो चुके थे। सुबह होते ही अतुल कुछ जरूरी सामान लेके अपनी बाइक पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। करीब 8 घंटों का सफ़र करके शाम को वो अपने गांव पहुंचा। 15 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। उसे देखकर अच्छा लगा कि कुछ सड़कें पक्की थी, कुछ घर भी बड़े और पक्के हो गए थे। उसके पुराने स्कूल की इमारत टूटी सी पड़ी थी, पर एक नया स्कूल भी खुल गया था। थोड़ा ढूंढते हुए वो अपने पुराने घर के सामने पहुंचा। घर टूटा फूटा सा पड़ा था। गांव के इस हिस्से में शायद अब कोई रहता नहीं था। अतुल की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर वहाँ रुककर वो आगे बढ़ा। वहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर एक खेत के बीचों बीच एक छोटा सा घर उसकी मंजिल थी। दिल्ली के स्कूल का उसका पुराना दोस्त विराट के दादा का घर था। ये जो कई सालों से खाली पड़ा था। अतुल के गांव आने की बात सुनकर उसने कहा कि वो इस घर में रहे और यहाँ से अपने नए जीवन की शुरुआत करे। अतुल ने जब उससे किराया देने की बात की तो उसने ऐसे लात घुसा और गालियाँ दी और तो और 2 दिन तक अतुल से बात भी नहीं की। हार कर अतुल को मानना ही पड़ा। विराट की हरकत सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहते थे। निचली मंजिल में एक बड़ा बरामदा, एक हॉल और एक कमरा था। बरामदे से सीढ़ियाँ ऊपर गई थी। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा बेडरूम था जिसमें पुराने डिजाइन का एक विशाल पलंग, एक आदम कद शीशा और एक ड्रेसिंग टेबल, 2 बड़ी बड़ी अलमारी, अटैच बाथरूम भी था। अतुल को हंसी आ गई कि वो अकेली जान इतने बड़े कमरे का क्या करेगा। एक बैठक भी था जहाँ केवल 2 कुर्सियाँ थी। रसोई में बर्तन तो नहीं थे, लेकिन चालू हालत में एक पुराना फ्रिज था और एक गैस चूल्हा। कुल मिलाकर अतुल के लिए काफ़ी था। चौकीदार रामधन ने कहा कि उसकी पत्नी और बहू घर की सफाई और खाना बनाने का काम संभाल लेंगे। रात उन्हीं ने खाना दिया और अतुल खाकर सो गया। अगली सुबह उसके नए जीवन की शुरुआत थी। जिस संस्था के साथ वो जुड़ा था वह उसे एक मासिक तनख्वाह दे रहे थे और साथ ही ज़रूरी दवाइयाँ आदि भी।
पैसे थोड़े ही थे, लेकिन उसके अकेले के गुजारे के लिए काफ़ी थे। अतुल ने नीचे के बरामदे को दवाखाना बना दिया, जहाँ वो शाम को मरीज देखता। सुबह वो बाइक लेके हर रोज़ एक गांव में जाता और वहाँ के मरीज को देखता। आसपास के कई गांव में जब वो जाने लगा था, हर गांव के सरपंच और बाकी शिक्षित लोगों के पास उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे बुलाया जा सके। रात को वो अपनी पसंद की किताबें पढ़ता था या अपने पसंद के गाने सुनता। अतुल की ज़िंदगी का सफ़र वैसे ही चल रहा था जैसे उसने कल्पना की थी। 2 साल बीत चुके थे। अतुल दिल्ली 4-6 महीनों में एक आध बार घर जाता। शशांक से सामना होता तो बस हालचाल पूछ लेता। शशांक ने एक बार और शादी के बारे में बात की तो वो नाराज़ होकर वापस चला आया। एक दिन अतुल के पास शशांक के मैनेजर महेश का फ़ोन आया और उसने कहा कि शशांक ने उसे अगले दिन ज़रूरी बुलाया है। अतुल अगले दिन इस आशंका में भाग गया कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो गई हो। जब वो घर पहुंचा तो पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर पहुंचा तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसे देखते ही शशांक ने कहा, आ गए बेटा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अतुल अपने कमरे में गया तो एक शानदार शेरवानी रखी हुई थी। अतुल सोच रहा था आखिर पापा किस बात की पार्टी दे रहे हैं। अतुल तैयार होकर नीचे आया तो किसी ने कहा, भाई वाह, दूल्हा हो तो ऐसा बिल्कुल हीरो लग रहा है। अतुल को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पापा ये सब क्या है? अतुल तुम्हारी आज शादी है। ये क्या मजाक है पापा? मजाक नहीं, हकीकत है। यहाँ चारों तरफ मेहमान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि मेरी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पापा आप। इसके पहले कि वो कुछ कह पाता, पास पड़ोस की औरतें उसे लगभग खींचते हुए ले गईं। आंगन में मंडप बना था, वहाँ उसे बिठा दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अतुल को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गुस्सा, दुख और विस्मय मिला के उसका अजीब हाल था। वो गुस्से में घूरते हुआ शशांक को देख रहा था। थोड़ी देर में लाल साड़ी में लिपटी दुल्हन उसके पास लाके बिठा दी गई। शादी की रस्में होती गईं और अतुल जैसे यंत्रवत सा सब करता गया। शादी संपन्न होने के बाद उसे और उस लाल पोटली को एक जगह बिठाने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सब लोगों के जाने के बाद शशांक आए और बोले, जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा किया है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप शादी करवाना चाहते थे ना, हो गई। अब ना मुझे आपसे वास्ता है ना ही इस शादी से। अतुल ने गले से खींच के फूलों की माला तोड़ दी और उन्हीं कपड़ों में घर से निकल गया। गांव वापस पहुंचने के बाद उसने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। ना तो नहाने खाने की सुध, न सोने की। रात दिन वो जैसे अपना गुस्सा भूलने की कोशिश में पागल सा हो गया था। 1 महीना हो चुका था। एक शाम जब वो मरीजों को देख रहा था, एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसने देखा कि उसके पिता गाड़ी से उतरे। अतुल ने बाहर आके गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी अमानत छोड़ने आया हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक दुबली पतली सी लड़की उतरी। ड्राइवर ने डिक्की से 2 बैग भी निकाल के रख दिए। इसे आप यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तुम रखो, फेंक दो, मारो, जो भी करो, तुम्हारी मर्जी। ना तो ये इस घर में घुस सकती है, ना ही मेरी ज़िंदगी में। अतुल और कुछ कहता इसके पहले शशांक अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अतुल गुस्से में घर के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अतुल की पत्नी वहीं बाहर अपने सामान के साथ बैठी रही। करीब 3 घंटे बीत गए। अतुल अपने कमरे में गुस्से से चहलकदमी कर रहा था। उसने यूं ही बाहर खिड़की से देखा तो देखा वो लड़की दालान में बैठी थी। अपने आंचल को वो कसकर लपेट रही थी, शायद ठंड से बचने के लिए। एक पल को अतुल का दिल पिघल आया। इस बेचारी का क्या दोष? ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक अकेली लड़की को रात में बाहर छोड़ दिया। उसने लक्ष्मी काकी चौकीदार की पत्नी को आवाज़ लगाई और बोला कि उस लड़की को ला के कमरे में सुला दे। वो एक चादर और तकिया लेके नीचे आया। बाहर का दरवाज़ा खोलकर वो अपने क्लिनिक में जाकर सो गया। सुबह उठकर जब वो ऊपर आया तो देखा वो लड़की नीचे ज़मीन से बिस्तर उठा रही है। अतुल को देखकर वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। अतुल ने एक नज़र डाली। दुबली पतली सांवली सी लड़की, चेहरे में सबसे आकर्षक थी। उसकी आँखें बड़ी बड़ी और बोलती हुई सी आँखें। आश्चर्य की बात की वो कहीं से भी डरी सहमी नहीं थी, बल्कि जीवंत, मानो उसे देखकर मुस्कुरा रही वो आँखें। अतुल एक पल को ठिठक गया,
फिर चुपचाप बाथरूम में घुस गया। बाहर आया तो वो कमरे में नहीं थी। अतुल रोज की तरह नाश्ता करके निकल गया। शाम को आया, चुपचाप खाना खा के अपनी चादर लेके नीचे चला गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। वो ज़्यादातर उसके सामने नहीं आती थी और जब भी दिखती उसकी बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखें बस मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर देती। उस शाम को वो किसी घर में मरीज देख रहा था कि लालगंज के सरपंच का फ़ोन आया। डॉक्टर साहब, मेरा पोता पेड़ से गिर गया है, पैर में चोट लगी है, मैं बस आपके दवा खाने पहुँच रहा हूँ, ठीक है? आप पहुँच जाइए, मैं जहाँ हूँ वहाँ से करीब पौन घंटा लग जाएगा, मैं बस निकल रहा हूँ। बाइक भगाते हुए वो जल्दी से क्लिनिक पहुँचा। देखा तो वो लड़की बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रही थी। अतुल को देखकर उसने कहा, खून काफ़ी बह रहा था और आपको देर हो रही थी, मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, ATS इंजेक्शन भी दे दिया है और पेन किलर भी, अब आप देख लीजिए। अतुल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने फिर उसे मुस्कुरा कर देखा और अंदर चली गई। अतुल फिर हतप्रभ सा खड़ा रह गया। फिर सामने लोगों को देखकर उसने दोबारा बच्चे को चेक किया और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। डॉक्टर, बहू ने बहुत मदद की, सब जल्दी जल्दी हो गया। यह आपके लिए खेत से कुछ सब्जियां लाया था। अक्सर ही लोग इसी तरह सब्जी, फल, अंडे इत्यादि दे जाया करते थे। उनके चले जाते ही वो भागता हुआ अपने कमरे में आया। वो अपने कपड़े तह कर रही थी। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, MD मेडिसिन। कहिए तो डिग्री दिखाऊं? उसने हंसते हुए कहा। आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। मुझे पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो पेशा कैसे पता होगा? कहकर वो बाहर जाने लगी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने अभी तक पूछा नहीं। उसके कहने का ढंग इतना सहज था कि बरबस ही अतुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? हाय, आई एम डॉक्टर सुधा राय, कहकर उसने अपना हाथ अतुल की ओर हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। हाय, आई एम डॉक्टर अतुल सिंह। कुछ पल की खामोशी। अगर हैंडशेक हो गया हो तो आप हाथ छोड़ सकते हैं, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अतुल ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ा। लक्ष्मी काकी की आवाज़ ने उसे जैसे बचा लिया। भैया जी, खाना लगा दिया है। रसोई के सामने बरामदे में एक टेबल और कुर्सी की व्यवस्था थी। आप नहीं खाएंगी क्या? खा लूँगी, आप मुझे सामने देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए रसोई में ही खा लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ खा लीजिए। आइए। सुधा चुपचाप खाना ले आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। अतुल ने खाते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आया, आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, फिर आपकी ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई गई? किसने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है? मतलब आपके माता पिता को मंजूर था? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे फैसले मैं खुद ही करती हूँ, सुधा ने आहिस्ता से कहा। ओह, आई एम सॉरी। फिर क्या पापा ने आप पर कोई दबाव बनाया? आप तो मुझे जानते भी नहीं। इस ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ और क्या करता हूँ आपको पता था? खाते समय इतने सवाल, कहानी थोड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊँगी। उफ, फिर वही शरारत भरी मुस्कुराहट और हंसती हुई आंखें। अतुल ने सिर को ऐसे झटका मानो खुद को नींद से जगा रहा हो। लक्ष्मी काकी सामने एक और कटोरी रख गई। क्या बात है काकी, खीर? आज तक तो तुमने कभी नहीं बनाई। भैया जी, आज बहू जी ने पहली रसोई बनाई है, तो मीठे से शुरुआत करते हैं। अतुल ने चुपचाप खीर ख़त्म की और धीरे से कहा, खीर बहुत अच्छी बनी थी। मुंह हाथ धो के जब वो कमरे में आया तो देखा सुधा नीचे अपना बिस्तर बिछा रही है। आप पलंग पर क्यों नहीं सोती? मैं तो नीचे क्लिनिक में सो रहा हूँ, वहाँ तो ठीक से हिलने की भी जगह नहीं है। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं नीचे ठीक हूँ, मुझे आदत है। एक शर्त पर, आप प्लीज़ इस शादी के रहस्य से पर्दा उठाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुधा अपने बिस्तर पर बैठती हुई बोली, मेरी कहानी भी कुछ आप जैसा ही है। मेरे पिता विक्रम राय कलकत्ते में एक सफल बिजनेसमैन थे। संयुक्त परिवार था। मेरे 2 चाचा और पापा मिलकर बिजनेस संभालते थे, माँ और दोनों चाची घर को। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बहुत लाड़ प्यार मिलता था मुझे। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती और पापा सबको बताते कि मेरी बेटी ने कितना अच्छा रिजल्ट किया है। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में पापा चल बसे।
मैं तब 15 साल की थी। पापा के जाते ही दोनों चाचा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि माँ के जेवर भी नहीं। माँ के मायके में भी कोई नहीं था। माँ के पास बस कुछ 1000 रुपए थे और पहने हुए 2-4 जेवर। माँ बस मुझे लेके दिल्ली आ गई। 20 कमरों के शानदार बंगले से हम एक छोटे से एक किराए के कमरे में आ गए। माँ का बस एक ही सपना था कि मेरा सपना साकार हो। माँ कुछ सिलाई कटाई का काम करती और मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देती। उसी से मेरे स्कूल की फ़ीस भरी जाती और किसी तरह हमारा गुजारा चलता। माँ अंदर से बहुत टूट सी गई थी। सुधा की आंखें नम हो गई थी। उन मुस्कुराती आंखों में नमी अतुल को पता नहीं क्यों बहुत बेचैन कर रही थी। धीरे से आंसुओं को पोंछकर सुधा ने कहा, जब मेरा मेडिसिन में चयन हो गया, माँ बहुत खुश थी। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया था। उनमें से एक आपके पापा का ट्रस्ट भी था और मुझे वहाँ से हर महीने की स्कॉलरशिप मिल रही थी। सब कुछ मिला के कॉलेज की फ़ीस और हमारा गुजारा चल रहा था। इस बीच माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। कॉलेज में भी कुछ डॉक्टरों ने मदद की, लेकिन माँ को बचा नहीं पाए। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पापा और मम्मा के साथ देखा हुआ सपना पूरा करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की मदद करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूँगी। अतुल को आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए पाकर सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, अकेले आपने महान बनने का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है डॉक्टर अतुल। कुछ और भी आप जैसे लोग सोच सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन आप पापा से कैसे मिली? किसी तरह MBBS होने के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई तो कुछ पैसे आने लगे और मेरा गुजारा चल जाता था। जब MD के लिए दाखिला हुआ तो एक बार में एडमिशन फ़ीस देनी पड़ी। कुछ मेरी जमा पूंजी और कुछ उधार लेके ज़्यादातर पैसे का इंतज़ाम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने स्कॉलरशिप ट्रस्ट में अर्जी दी कि मुझे कुछ अग्रिम पैसे मिल जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके दफ्तर गई और उनसे विनती की, लेकिन जो ये देख रहा था उसने कहा, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़े गुस्से में दंदनाती हुई सीधे ट्रस्ट के कर्ता के रूम में घुस गई। ये मेरे पापा से पहली मुलाकात थी। वो पहले मुझे देखकर थोड़े नाराज़ हुए, पर उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने अपने कर्मचारी को बुलाकर मुझे एडवांस देने को बोला। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम का चेक भी दिया। मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं उधार समझकर रख लो, जब मेरी प्रैक्टिस जमा जाएगी तब सूद सहित वापस कर दूँ। मैंने उनसे कहा कि सर, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं गांव में काम करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उनकी आंख से आंसू बह निकले। तब मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जानती हूँ कि वो आपको याद करके रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि फिर इसे मैं एक पिता का एक बेटी को तोहफा समझूं। उस दिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। मैंने उनसे कहा कि सर, तो फिर ये मेरी अमानत रही, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगी। उन्होंने हंसकर कहा कि ये शर्त पर कि तुम मुझे हर महीने मिलोगे और बतलाओगे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सब सुनने के बाद अतुल का दिल अपने पिता के लिए भर आया। कितना दुख दिया है उसने अपने पिता को। सुधा ने आगे कहा, फिर हर महीने में उनसे मिलने आती और हमारे बीच अपनापन बढ़ता गया। मैं उनमें अपने पिता को ढूंढती और वो मुझ में आपको। मेरी पढ़ाई जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इस घर में सच में एक बेटी बनकर आ सकती हूँ। फिर उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए इस घर से जुड़ सकती हूँ। मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आप शादी करना नहीं चाहते हैं और शादी के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अतुल, आपके पिता आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। देखिए, शायद उनका तरीका थोड़ा गलत हो, पर वो केवल आपके बारे में सोचते हैं। आपका उनसे दूर जाना उन्हें खाए जा रहा है, बुरा मत मानिए, पर आपको उनसे ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। आप चाहें तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद सुधा ने मुस्कुराकर कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप चाहें तो मुझे अपनी पत्नी ना मानकर अपना सहकर्मी और दोस्त मान सकते हैं। अतुल ने कहा, सुधा, आप सच में बहुत समझदार हैं और आपने जिस तरह पापा को समझा
और संभाला, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। मैं कल सुबह ही पापा से बात करूँगा। आप सही मायने में दोस्त हैं। आपने मुझे सही आईना दिखाया है। फिर उसने घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। काफ़ी रात हो गई है, आप सो जाइए। कल मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा और सब गाँव में पहचान करा दूँगा। खासकर महिलाओं को आपके आने से बहुत फायदा। सोते हुए अतुल को लगा कि उसके मन से एक भारी बोझ हट गया है, पर अब दिल में एक अजीब सी कुनकुनाने की आवाज़ आने लगी थी। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजते ही शशांक ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अतुल का फ़ोन, वो भी इतनी सुबह। सब ठीक तो है ना? आशंकित मन के साथ उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो पापा, पापा आई मिस यू। कुछ पल दोनों तरफ चुप्पी और दोनों तरफ आंसुओं की नमी। अतुल ने फिर कहा, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है ना? नहीं बेटा, मैंने ही कुछ ज़्यादती की है तुम्हारे साथ। मैं ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं जल्दी ही आपसे आकर मिलूँगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अतुल ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ दिनों में मैं ही वहाँ आता हूँ। दरअसल तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा था कई दिनों से, शशांक ने उत्तर दिया। तो आइए ना जल्दी से, आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। हाँ जल्दी ही आता हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आप आएंगे तो आपको सब बताऊँगा। ठीक है, सुधा को मेरा प्यार देना और खुश रहना। तुम दोनों हमेशा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। फ़ोन रख के अतुल पीछे मुड़ा तो सुधा खड़ी मुस्कुरा रही थी। अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मैंने अपने पापा को फिर से पा लिया। थैंक यू। चलिए अब आपके थैंक यू का कोटा ख़त्म हो गया हो तो नाश्ता कर लें, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी चलिए। रोज़ सुबह नाश्ते में अतुल चाय के साथ कभी ब्रेड तो कभी बिस्किट खाकर चला जाता था। सुबह लक्ष्मी काकी के पास समय नहीं होता था तो वो दिन में आकर सफाई करती और रात को खाना बनाती थी। देखा तो ब्रेड, अंडे, फल और साथ में सूजी का हलवा। इतना सारा सामान कहाँ से आया? आपके मरीज आपको फल, सब्जी, अंडे, चिकन सब दे जाते हैं अपने खेत और फार्म से। वो सभी यहाँ रसोई में रखे रखे ही खराब हो जाते हैं। लक्ष्मी काकी या तो उन्हें फेंक देती हैं या अपने घर ले जाती हैं। मैंने सोचा कुछ इस्तेमाल ही कर लूँ। बढ़िया है। और सूजी का हलवा तो मेरा मन पसंद है। आपको कैसे? ओह भूल गया था, आपके पास तो मेरा पूरा इनसाइक्लोपीडिया। दोनों हंस देते हैं। आप लंच कहाँ करते हैं? कहीं नहीं, मतलब सुबह 2 बिस्किट खा के आपका सारा दिन कट जाता है। जहाँ जाता हूँ कोई चाय पिला देता है, कभी कोई फल खिला देता है, बस मेरा काम चल जाता है। मुझे तो बाबा भूख लगती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, वहाँ रास्ते में कई ढाबे हैं, हम वहाँ खाना खा लेंगे। अतुल ने हंसकर कहा। हाँ आज तो वहीं खा लेंगे, कल से कुछ और करना पड़ेगा। अब रोज़ तो ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं। चलें? जी चलिए। दोनों बाइक पर अपने राउंड के लिए निकल गए। गांव की ऊंची नीचे रास्तों पर बाइक उछल रही थी। सुधा ने गिरने से बचने के लिए अतुल की कमर और कंधे पर हाथ रखा तो अतुल को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। सारा दिन अच्छा बीता। सुधा बहुत सी महिलाओं से मिली, कुछ तो खुद इलाज के लिए आगे ही नहीं आना चाहती थी। उसने बड़े सब्र से उन्हें समझाया। दोपहर को दोनों ने ढाबे पे खाना खाया। आज अतुल को सच में ऐसा लगा कि जैसे पहली बार कोई दोस्त मिला हो। बहुत दिनों बाद उसके रूखे से जीवन क्रम में मानो बारिश की हल्की बूंदें बरसी हो। सुधा उसको बिल्कुल अपनी जैसी लगी। दोनों अब साथ जाते, हर गांव में इलाज करते, शाम को क्लिनिक में जो मरीज आते उन्हें देखते, जो खाली समय मिलता दोनों दुनिया जहां की बातें करते। सुधा कुछ बच्चियों को शाम को पढ़ाई में भी मदद करती। उसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। चौकीदार की पोती गीता को एकदम सुधा की परछाई बन गई थी। रात दिन भाभी भाभी कहकर आगे पीछे घूमती। सुधा भी उसी संस्था के साथ जुड़ गई थी जिसमें अतुल था। एक दिन अतुल ने हंसते हुए कहा, यार बच्चे तुमसे इतना कैसे हिलमिल जाते हैं? मैं जब चेक करता हूँ तो रोते हैं और जब तुम हैंडल करती हो तो वो चुप हो जाते हैं। अरे ऐसी जंगली शक्ल कैसे बना के रखोगे? तो बच्चे तो क्या बड़े भी पास नहीं आएंगे। अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अतुल ने कहा, क्यों? ये तो बढ़िया लुक है, एकदम मॉडल टाइप। मॉडल? एकदम जंगली। अच्छी खासी शक्ल है पर पता नहीं क्या कर रखा है। लगता है कि बीवी छोड़ के भाग गई है। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि अतुल को जोर से हंसी आ गई। अगली सुबह जब अतुल
जब फ्रेश होकर निकला तो एकदम क्लीन शेव, बाल करीने से सेट। सुधा ने उसे देखा तो आंखें बड़ी करके देखकर मुस्कुरा दी। अतुल ने पूछा, अब जंगली लग रहा हूँ या मॉडल? जब बच्चों को चेकअप करोगे तो देख लेना पास आ रहे हैं या नहीं। बच्चों का बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ कोई बड़ा पास आएगा या नहीं। वो राम सिंह काका और सरपंच जी और वो बिलपुर वाले 90 साल के दादाजी हैं ना, उन पर ट्राई कर लेना, सुधा ने भोले बनते हुए कहा। और बीबी, वो भाग जाएगी या रहेगी? अगर आप जल्दी से नाश्ते की टेबल पर ना आए तो बीबी पक्का भाग जाएगी। कहते हुए सुधा ने मुंह बनाया और हंसते हुए भाग गई। अतुल मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला। एक सुबह शशांक का फ़ोन आया कि वह 2 दिन बाद आ रहे हैं। अतुल और सुधा बहुत खुश हो गए। अतुल ने कहा, चलिए शाम को मेरठ चलते हैं, एक नया पलंग और कुछ ज़रूरत का सामान ले आएंगे। अगले दिन सुधा ने शशांक के लिए बहुत प्यार से कमरा सजाया। कुछ भी बहुत महंगा नहीं था, लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण था। अतुल कमरा देख के बहुत खुश हुआ। उसने सुधा से कहा, सुधा, आपने इस मकान को घर बना दिया है, थैंक यू। उसकी आवाज़ में बहुत सच्चाई थी जो सुधा के दिल को छू गई। डॉक्टर साहब, अब अगली बार आपने थैंक यू कहा ना तो हमारी दोस्ती ख़त्म। हमारे देश में गांव की कमी नहीं है, मैं कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लूँगी। सुधा ने हंसकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओके डॉक्टर सुधा, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ बहुत से मरीजों को आपकी सख्त ज़रूरत है। अतुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मन ही मन बोला, और शायद किसी डॉक्टर को भी। शशांक उनके पास आकर बहुत खुश हुए। अतुल तो प्यारा था ही, लेकिन सुधा को भी सच में बेटी की तरह ही प्यार करते थे। आते ही सुधा पापा बोल के उनके गले लग गई। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? ये तुझे परेशान तो नहीं करता? मैं ठीक हूँ पापा, ये डॉक्टर साहब थोड़े खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी परेशान नहीं करते। सुधा ने अपने शरारती अंदाज में जवाब दिया। क्या मैं खड़ूस? और पापा, आप शायद भूल गए हैं कि आपका बेटा मैं हूँ और आप इसे गले लगा रहे हैं और मैं बेचारा बस सामान उठा रहा हूँ। अतुल ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम दोनों ही मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हो, कहकर शशांक ने अतुल को गले से लगा लिया। अतुल शशांक का सामान ऊपर उनके कमरे में ले गया और सुधा चाय बनाने लगी। अतुल ने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा, आपको इस छोटे से कमरे में असुविधा तो नहीं होगी? शशांक ने कहा, बेटा, तुम शायद भूल गए हो कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इससे भी छोटे कमरे में काटी है। शहर तो मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं बसती है। आज शाम मैं दोबारा उसी जगह जाना चाहता हूँ और तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। शाम को जब वो उनके गांव पहुँचे तो अपने पुराने घर के सामने जाके दोनों पिता पुत्र भावुक हो उठे। उन्हें देखकर सुधा की आंखें भी नम हो उठी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर शशांक बोले, अतुल, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक नर्सिंग होम बनाने के लिए परिकल्पना की थी? मैं आज भी वही करना चाहता हूँ। मैंने ये जगह और इसके आसपास की ज़मीन खरीद ली है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वैसा ही अस्पताल बने जैसा हमेशा से तुम चाहते हो। मैं एक ट्रस्ट भी शुरू कर रहा हूँ जो इसका पूरा खर्च उठाएगी। पापा, क्या सच में? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। सुधा, सुना आपने पापा क्या कह रहे हैं? हाँ सच में पापा, ये तो जैसे आपने हमारा सपना साकार कर दिया। मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। सच कहूँ तो जब से मैंने ये निश्चय किया है, एक अलग ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सही राह दिखा देते हैं। अतुल आगे बढ़कर अपने पिता के गले लग गया। शशांक ने आगे कहा कि हम इसी सप्ताह कोई अच्छा मुहूर्त देखकर भूमि पूजन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसे बनने में करीब 8-10 महीने तो लग ही जाएंगे। इस बीच एक और छोटा सा तोहफा है तुम दोनों के लिए। इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। सुधा और अतुल ने एक दूसरे की ओर देखा। वो पूरी कोशिश कर रहे थे शशांक को उनके रिश्ते की असलियत ना पता चले। मैंने एक मोबाइल क्लिनिक लिया है तुम दोनों के लिए। इसके साथ तुम लोग कुछ सुविधाएं आसपास के गांव तक पहुंचा सकते हो। मैंने एक ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी है जो यहीं पास के गांव का रहने वाला है। घर चलकर तुम दोनों देख लो उसमें और कुछ चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच पापा, आपने तो जैसे मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। 4 दिन बाद भूमि पूजन का मुहूर्त निकला। शशांक और अतुल तैयार हो गए थे। दोनों नर्सिंग होम का प्लान साथ में देख और सुधा का इंतजार कर रहे थे। चलिए मैं तैयार हूँ। अतुल ने सुधा की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। रोज़ सुधा सलवार कुर्ता पहनती थी और एक चोटी करती थी।
आज उसने लाल बॉर्डर वाले नीले रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले रखे थे, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में एक पतली सी चैन, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अतुल का दिल पता नहीं क्यों जोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ, चलें? हड़बड़ाते हुए अतुल ने कहा। जी चलिए। पूजा के वक्त बार बार अतुल की निगाहें सुधा पर जा टिकती। उसकी हमेशा से आकर्षक आंखें आज काजल लगा के और भी प्यारी लग रही थी। शाम को घर पहुंचकर शशांक जी थोड़ा आराम करने चले गए। अतुल जब कमरे में पहुंचा तो सुधा आईने के सामने अपने जेवर उतार रही थी। अतुल उसके पीछे गया और झुककर उसके कान में धीरे से बोला, आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, रोज़ लगाया कीजिए। कहकर वो बाथरूम में घुस गया। सुधा ने आईने में देखा और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी आभा फैल गई। अगले दिन शशांक जी वापस जा रहे थे। सुबह वो अतुल के साथ वॉक पर गए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम और सुधा एक साथ काम कर रहे हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ कमी है। अतुल ने चुपचाप आंखें झुका ली, कुछ नहीं बोला। बेटा मैं जानता हूँ तुम शादी के खिलाफ थे और मैंने ये शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें शायद आज ये समझ ना आए, लेकिन एक हम सफ़र के बिना ज़िंदगी क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी आवाज़ में दर्द अतुल को सुनाई दे रहा था। जी पापा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूँगा। शशांक जी के जाने के बाद अतुल बहुत देर तक सोचता रहा अपने और सुधा के बारे में। उसने कभी लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो शादी की कभी करनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सुधा को देखकर उसके दिल में ये अजीब प्यारा सा एहसास क्यों जगाता है। और सुधा, वो उसके बारे में क्या चाहती है? उसने तो ये शादी सिर्फ इसलिए की है जिससे वो अपने लक्ष्य पर काम कर सके। वो तो उसे सिर्फ अपना दोस्त और सहकर्मी मानती है। नहीं, वो उसे विश्वास को नहीं तोड़ सकता है। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो अजीब सा एहसास था जो उसे सुधा की ओर आकर्षित कर रहा था, परंतु खुद का और साथ ही सुधा का लक्ष्य उसे रोक रहा था। एक शाम अचानक विराट, जिसका ये घर था, वो आ पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी प्रिया भी थी। प्रिया कॉलेज में अतुल और विराट की जूनियर थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी की। अतुल दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे विराट, प्रिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे हम कुछ दिनों के लिए मसूरी घूमने जा रहे थे, सोचा तुम लोगों से मिलते चले। अंकल ने बताया कि तेरी शादी हो गई है, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इतना गैर हो गया? विराट ने नाराज़गी जताते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है यार, लेकिन यकीन मान सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जाने दे, बाद में बताता हूँ। तुम दोनों अंदर तो चलो। हाँ हाँ भाई, भाभी जी से भी तो मिलना है, पता तो चले कौन है जिन्होंने हमारे विश्वामित्र की तपस्या भंग की, विराट ने कहा। और साथ ही अतुल का एक मुक्का उसकी पीठ पर पड़ा। सब हंसते हंसते अंदर पहुँचे। लोगों की आवाज़ सुन सुधा रसोई से बाहर निकली तो उसे देखते ही विराट और प्रिया एक साथ बोले, सुधा तुम? अतुल ने आश्चर्य से पूछा। तुम लोग जानते हो इन्हें? विराट ने कहा। जानते हो मतलब? अरे बाबा, अब अपने ही कॉलेज की जूनियर है तो जाहिर सी बात है, और प्रिया और सुधा तो एक ही बैच से हैं। अब चौंकने की बारी अतुल की थी। उसने प्रश्नवाचक आंखों से सुधा की ओर देखा। सुधा ने बस एक निगाह अतुल पर डाली और फिर विराट और प्रिया की आवभगत में लग गई। बातों बातों में विराट ने कहा, यार तुम दोनों हमारे साथ मसूरी क्यों नहीं चलते? तुम लोग तो शादी के बाद कहीं भी गए नहीं हो शायद। अरे फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? यार तुम्हें सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है, कभी कभी तो डॉक्टर भी छुट्टी डिज़र्व करते हैं। 3 ही दिनों की तो बात है। सुधा, अभी तुम ही समझाओ इसे, वरना इस बोरिंग इंसान का बस चले तो 100 साल भी एक कमरे में किताबों के साथ बंद रह सकता है। विराट की इस बात पर सभी हंस दिए। अतुल ने सुधा की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर कहा, चलो फिर चलते हैं, पैकिंग करनी पड़ेगी और मैं कुछ लोगों को बता भी देता हूँ कि मैं अगले 3 दिन नहीं हूँ। विराट ने कहा, तब तक मैं होटल में एक और कमरा बुक कर लेता हूँ। अगले कुछ घंटे तैयारी और हंसी कहे में निकल गए। रात को दोनों सहेलियां एक कमरे में सो गईं और अतुल और विराट देर रात तक पुराने दिनों की बातें करते रहे। अगली सुबह चारों विराट की गाड़ी में मसूरी के लिए निकले। बीच में ऋषिकेश में थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ चले। खूबसूरत दृश्य और दोस्तों का साथ चारों को एक ताजगी का अनुभव करवा रहा था। बातों ही बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। करीब 1 बजे वो मसूरी पहुँचे। होटल में सामान रख कर मॉल रोड पहुँच गए। घूमने के लिए इससे अच्छी जगह क्या थी?
इधर उधर घूमकर खाना खाकर दोनों दंपति अपने अपने कमरे में पहुंच गए। कमरा खूबसूरत था, लेकिन बेड एक ही था, कोई सोफा भी नहीं था। दोनों चुपचाप कपड़े बदलकर बेड के 2 सिरों पर लेट गए। अतुल ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आके यहाँ, जो रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से एक ब्रेक अच्छा लग रहा है। एक बात पूछूं कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि मैं आपके ही कॉलेज से हूँ? अब ये बात कहना कि मैंने पूछा क्यों नहीं। सुधा खिलखिला के हंस पड़ी। पर सच कहूँ तो वजह यही है यार, तुम भी ना, मेरा मतलब है आप भी ना, तुम ज़्यादा अच्छा है, तुम ही कहिए, एक शर्त पर कि तुम भी मुझे तुम ही कहोगी। चलिए, मतलब चलो, ये भी मंजूर है। तो अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुझे एक बार में बता दो कि मुझे क्या क्या पूछताछ करनी है। मुझे सीधी सीधी बात ही समझ आती है यार, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। ठीक है, जो चाहे पूछ लो, बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दूंगी। सच कहूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं तुमसे मिला हूँ, पर क्या तुम मुझे जानती थी? मेडिकल एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर और कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट को तो सारे ही जानते थे, खासकर लड़कियाँ। सुधा ने शरारत से कहा, हम कभी मिलते तो मुझे ज़रूर याद रहता। तुम जितनी लड़कियों से मिलते हो वो सारी याद रहती है क्या? सुधा ने आंखें घुमाते हुए कहा। अतुल झेपते हुए बोला, अरे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो शायद ही लड़कियों से बात करता था। प्रिया को ज़रूर जानता था, विराट की वजह से। फिर मैं भला क्यों याद रहूँगी? क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखों को भूलना थोड़ा मुश्किल है, अतुल ने धीरे से कहा। सुधा ने शरारत से कहा, इतने भी सीधे साधे इंसान नहीं हो। अतुल मुस्कुरा दिया। सुधा ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, सो जाते हैं। अरे लेकिन मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए, फिर तुम कहोगी कि मैंने पूछा क्यों नहीं। बाकी कल गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से गायब थी। मन ही मन कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए कब नींद के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। सुबह अतुल की नींद बहुत जल्दी ही खुल गई। सबसे पहले उसकी नज़र सुधा पर पड़ी। कितनी प्यारी और मासूम लग रही। एक लंबी सांस लेके वो बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाज़ा खोल के बालकनी में आ गया। सामने देखा तो बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नज़र आ रही थी। मन भर गया ये खूबसूरत नज़ारा देख के। सुधा भी उठ गई थी और बाहर आई। अतुल ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग, कितना खूबसूरत मौसम है, वॉक पर चलोगी? हाँ चलो। मैं एक शाल ले लूँ, तुम भी एक जैकेट पहन लो, बाहर ठंड है। बहुत ही प्यारा मौसम था। होटल एक ऑर्चर्ड के अंदर था। कोहरे की चादर ओढ़े पेड़, ठंडी ताजी हवा, बर्फ से ढके पर्वत एक सुकून दे रहे थे। चलते चलते अतुल ने कहा, तुमने मेरे कल की बात का जवाब नहीं दिया, अभी तक वहीं अटके हुए हैं? सुधा ने आंखें नचाते हुए कहा, हाँ जानती थी आपको, कॉलेज में बहुत बार देखा था। कुछ सेमिनार भी अटेंड किए जिसमें आपने पेपर्स प्रेजेंट किए थे। कहीं किसी फंक्शन में आपने अपनी इच्छा भी जताई थी कि आप क्या करना चाहते हैं। उस दिन लगा कि एक बार आपसे बात करने का मौका मिले तो अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि आपका पापा के साथ क्या रिश्ता है। एक बार पापा मुझसे पूछ रहे थे कि इस कॉलेज से तो लोग या बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तब अनजाने में ही मैंने उनसे कहा था कि हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर अतुल सिंह, वो भी यूपी के किसी गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पापा तब सुन के मुस्कुरा दिए थे। एक खुली जगह बेंच पर बैठते हुए सुधा ने कहा। जेब में हाथ डालकर एक पेड़ के सहारे खड़े होते हुए अतुल ने कहा, लगता है पापा तभी से कुछ खिचड़ी पकाने लग गए थे। तो जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी इस नाचीज़ से होने वाली है तो तुम्हें कैसा लगा? पापा ने उस दिन मुझे उनके घर पर बुलाया था। ड्राइंग रूम में आपकी एक बड़ी सी तस्वीर थी। पापा ने मुझसे पूछा, इसे जानती हो क्या? मैंने कहा, हाँ, ये तो डॉक्टर अतुल है। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, थोड़ा पागल है, तुम्हारी ही तरह, लेकिन उसके जैसे दिल के सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता तो मैं उससे इजाज़त लेता अपने बेटे से तुम्हारी शादी की। पर अभी अगर मैं तुमसे मेरे बेटे से शादी करने के लिए कहूँ भी, और इससे पहले कि तुम जवाब दो, मैं बता दूँ कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, और अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी तो वो इस शादी को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। सुधा ने अपने खास अंदाज में कहा, मैंने सोचा ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब के लिए लड़कियां पागल होती हैं। मुझे फ्री में मिल रहा है, शक्ल भी ठीक ठाक है, तो चलो भाई शादी करके देख लेते हैं। तो हाँ कर दी। और सच कहूँ तो पापा ने जो लालच दिया था बेटी बनाने का, मैं इनकार नहीं कर सकी। अतुल हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। इतना सब कुछ हो रहा था उसकी पीठ पीछे और वह इस सबसे बेखबर था। तभी अचानक उसके कानों में सुधा की आवाज़ आई, चलो
अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो वापस चलें। सुधा ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर अतुल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सुधा, तुमने तो सब कुछ जानने के बाद भी इस शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें या किसी भी लड़की को शादी करके और बिना किसी गलती के इस तरह पीछे छोड़ आना गलती ही नहीं, कायरता है। मैंने इस गलती के लिए तुमसे अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। क्या मेरी इस गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? अतुल, मैंने कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। मैंने जो भी फैसला किया वो मेरा था। मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, और फिर तरीका भी गलत था। कोई भी इसी तरह रिएक्ट करता, फिर भी ये गलत था। मेरी नाराज़गी अपने पिता से थी, लेकिन किसी भी लड़की का, और वो भी अपनी पत्नी का, यूं ही अपमान और तिरस्कार गलत था। मुझे माफ़ कर दो अगर हो सके तो। अतुल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत थे और तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, तो तुम्हें और किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुक के सुधा बोली, इससे पता चलता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अब चले? चलो। सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर अतुल ने वापस होटल की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। सुधा यहाँ अतुल का एक नया ही रूप देख रही थी। हंसता मुस्कुराता, विराट और प्रिया से छेड़खानी करता हुआ। कभी सुधा की प्लेट से पकौड़े और मोमोज गायब करता और बात बात पे कह लगाता। अतुल सुधा को पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्वभाव से धीर गंभीर, किताबों और अपने काम में डूबे रहने वाला अतुल के व्यक्तित्व का ये पहलू सुधा के लिए एकदम नया था। भले ही उसने हमेशा अतुल को ये दिखाया हो कि उसने शादी यूं ही कर ली थी और इस रिश्ते को दोस्ती और सहकर्मी का नाम दिया हो, सच तो ये था कि अतुल की और एक आकर्षण उसे हमेशा से था। शादी के बाद जब वो दिल्ली में शशांक जी के पास थी, तब उसके बचपन के किस्सों में, पुरानी एल्बम में, उसकी किताबों में, गाने की सीडी में वो अतुल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अतुल को जितना जाना, उसके बाद उसके लिए एक अपनापन और सम्मान दोनों का ही एहसास होने लगा था। और अब ये एक नया रूप, अतुल का सुधा से माफ़ी मांगना, ये सब मानो एक नए गीत की धुन लिख रहे थे। 2 दिन बाद जब वो वापस पहुँचे, उनके रिश्ते में मानो एक नई ताजगी आ गई थी। औपचारिकता का पर्दा हट गया था, लेकिन एक दूरी अभी भी बनी हुई थी। काम ने दोनों को फिर व्यस्त कर दिया। नर्सिंग होम का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। शशांक जी हर 3-4 हफ्तों में उनके पास आ जाते थे। नर्सिंग होम के साथ ही एक छोटा सा घर भी तैयार हो रहा था उन दोनों के लिए। इस बार जब शशांक जी आए तो उन्होंने सुधा से कहा, बेटा, तुम जिस तरह से घर को सजाना चाहती हो उस तरह से सजा लो। उसके लिए अगर सामान तुम खुद पसंद करती हो तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलो तो आराम से ले सकती हो। सुधा ने अतुल की ओर देखा। अतुल ने कहा, पापा ठीक ही कह रहे हैं, तुम अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से ले लो। साथ ही जो नर्सिंग एजेंसी बाकी स्टाफ की व्यवस्था करेगी उनसे भी बात कर लेना। हो सके तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी ले लेना। सुधा ने कहा, पापा तो फिर आपके साथ ही चल लेती हूँ। कल अगले दिन सुधा लक्ष्मी काकी को सारे हिदायतें देके शशांक जी के साथ चली गई। उसके जाने के बाद अतुल को मानो सब कुछ खाली खाली लगने लगा। उसे बाइक की पिछली सीट खाली लगती, उसे सुबह की चाय बहुत अकेली लगती। वो उसके कपड़ों को छूकर देखता, मानो उनमें सुधा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सुधा से रोज ही फ़ोन पर बात होती, वो तो बोलती हुई आंखों को ढूंढ रहा था। उनके बिना सब कुछ खामोश सा था। 5 दिन हो गए थे सुधा को गए हुए। अतुल को ऐसा लगने लगा था मानो बरसों हो गए हो। उस शाम एक मरीज की प्रेस्क्रिप्शन लिखते हुए उसका ध्यान तारीख पर गया तो वो चौंक उठा। कुछ ही पलों में उसने एक निर्णय लिया। 4 घंटे बाद अपने छोटे से बैकपैक के साथ वो दिल्ली की बस में था। सुबह सुबह वो ISBT पर उतरा और एक ऑटो लेकर घर पहुंचा। पूरे 1 साल पहले वो इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से वो यहाँ आया ही नहीं। अपने पिता के साथ सारी बातें सुलझने के बाद वो ही उसके पास आते रहे। घर के अंदर कदम रखते हुए उसने सोचा कितना कुछ बदल गया है उसके जीवन में इस 1 साल में। अंदर आते ही सबसे पहले शशांक जी को देखा। वो सुबह की वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। अतुल को देखते ही एक आश्चर्य और प्रसन्नता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। अरे अतुल, तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बस वॉक के लिए निकल रहा था। चलो तुम आ गए हो तो चाय साथ में पीते हैं। नहीं, आप वॉक पर जाइए, फिर आराम से बातें करते हैं। मैं तब तक सबसे मिल लेता हूँ। शशांक जी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। और सुनो, तुम्हें जिन सबसे मिलना है वो सब ऊपर तुम्हारे कमरे में है।
पापा आप भी। अतुल झेपता हुआ ऊपर कमरे की ओर भागा और शशांक जी हंसते हुए बाहर निकल गए। अतुल धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। सुधा अभी अभी नहा कर निकली थी। गुलाबी साड़ी में लिपटी खिड़की से बाहर देखती हुई अपने गीले बालों को सुलझाती हुई कुछ गुनगुना रही थी। दरवाजे की आहट से सुधा ने पीछे मुड़कर देखा और इस अप्रत्याशित आगंतुक को देख के उसकी कदम अपने आप अतुल की ओर भाग चले। एक कदम की दूरी पर खुद को रोकते हुए उसने कहा, तुम अचानक? कल जब बात हुई तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं। अच्छा जी, मेरा ही दांव मुझे पर इतनी सुबह पहुँचे हो, मतलब रात में चले होगे। कुछ खाया था? रुको मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, कहकर सुधा जाने लगी। अतुल ने पीछे से हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लिया। सुधा की सांसें तेज होने लगी। उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर कर अतुल ने झुककर उसके कान में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था? भूल कैसे सकता हूँ। इस दिन मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जिसने मेरा सोचने के नज़रिए को ही बदल दिया, जिसने मेरी रूखी बंजर ज़िंदगी में कोमलता की बारिश कर दी, जिसने मुझे एक दोस्त दिया। लेकिन सुधा, मुझे एक दोस्त और एक सहकर्मी नहीं बल्कि एक हमसफ़र चाहिए। सुधा को धीरे से अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर अतुल ने पूछा, बोलो, बनोगी मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र? अपनी आंखों में खुशी की खुशबूदार नमी लिए और होठों पे प्यार की मुस्कान लिए सुधा ने कहा, हाँ मैं तो हूँ ही तुम्हारी हमसफ़र। और वो अतुल की बाहों में समा गई। कुछ दिन घर रहकर दोनों फिर से गांव लौट गए और जल्द ही उनका नर्सिंग होम बनकर तैयार हो गया। अब गांव में किसी को भी कुछ भी हो जाने पर शहर लेकर नहीं भागना पड़ता था। अब मालती को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई थी। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, परंतु जिस जगह पर वो पैदा होता है, अपना बचपन बिताता है, उस जगह को वो कभी नहीं भूलता। आपको अतुल और सुधा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।